वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसका हम सुपरफिशियली रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपको जब भी रिवाइज करना हो शॉर्ट टाइम के लिए तो वो काम आ जाए। तो आज का जो क्लास है वन क्लास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूरा की पूरा ख़त्म करने वाले हैं हम फ्रेंड। मेन जो इसमें कंटेंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में मोस्ट ऑफ उस तरह के जो क्वेश्चन थे MCQ के, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, इसकी इनैक्टमेंट डेट बनेगी कि तो इसमें कोई इनैक्टमेंट डेट स्पेसिफिकली देकर नहीं रखी है, जो बता रखा है ऑफिशियल गैजेट के अनुसार बता रखा है। तो उसकी डेट क्या है फ्रेंड, 1 मार्च है, 1 मार्च 1963 ये इसकी इनैक्टमेंट डेट है। ये बनता है पहला क्वेश्चन। सेकेंड, ये नॉन एग्जॉस्टिव है फ्रेंड्स। एग्जॉस्टिव और नॉन एग्जॉस्टिव हमने देखा था फ्रेंड, तो ये क्या है, नॉन एग्जॉस्टिव है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस। और इसमें जो है लिस्ट किस में आती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है शेड्यूल की बैक साइड में, कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। तो उसमें से ये कायदा काय में आता है फ्रेंड, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए आता है कि बोर्ड जो है इसमें कायदा बना सकते हैं। और स्टेट लिस्ट हमने देखा था महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट जब हम देख रहे थे, क्यों तो वो स्टेट का कायदा था इसलिए वो स्टेट लिस्ट में आता था। ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है जो बता रखा है शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट था। 2080 का एक अमेंडमेंट हुआ था SRA में फ्रेंड। उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुए थे, वो अमेंडमेंट कहाँ से, ये अमेंडमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। और ये अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस आए थे जो स्पेसिफिकली हमको देखना ज़रूरी है जिसपे। तो डिफाइन एंड अमेंड, इसकी जो प्रियम्बल है फ्रेंड्स, हर देखा है हमने कि हर इसमें प्रियम्बल होती है। हर एक्ट में स्टार्टिंग में छोटी सी क्यों होना प्रियम्बल दे रखी होती है। तो उसी तरह से हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें भी प्रियम्बल दे रखी है। और इसका प्रियम्बल क्या बताता है फ्रेंड, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो अमेंड और डिफाइन करने के लिए जो है ये होता है। और इसमें क्या है फ्रेंड कि सेक्शन 4 बताता है, चलिए शॉर्ट टाइम कमेंटमेंट बताता है। ये हम देखते हैं कि हर फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें सेक्शन फर्स्ट है, टाइटल बता रखा है। टाइटल क्या है इसका, तो टाइटल है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें डेफिनेशंस दे रखी है। डेफिनेशन जो देखी है फ्रेंड, इसमें 5 डेफिनेशन दे रखी है। तो पहले जो है ऑब्लिगेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन दे रखी है, ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन होगी। तो ऑब्लिगेशन क्या होगा, सिर्फ इतना याद रखिए कि बाय लॉज होना चाहिए। ऑब्लिगेशन कैसे हो गया, बाय लॉज हो गया। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर देन विल और कोडिसिल। इसमें क्या आता है, सेटलमेंट भी लिख देते हैं हम लोग, सेटलमेंट। वैसे आप देख सकते हो बेराइट पास में रखिए फ्रेंड, आपको इजी हो जाएगा। और ये जो मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ इसको आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो अपने बेराइट में। इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ऑर्डर देन आएगा। ऑर्डर देन जहाँ आता है हमने देखा था, स्पेसिफिकली हमको अंडरलाइन करना होगा जहाँ ऑर्डर देन आता है। ऑर्डर देन क्या होगा, विल और कोडिसिल, विल एंड कोडिसिल। इसको छोड़ के जो है सेटलमेंट जो है बाकी वर्ड इसमें आएंगे सेटलमेंट में। देन इसमें सी है, सी डिफाइन करता है ट्रस्ट को, ट्रस्ट को डिफाइन करता है सी ट्रस्ट। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 3 इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है उसके अनुसार होगा। डी जो है हमारा वो ट्रस्टी की डेफिनेशन बयान करता है, ट्रस्टी बताएगा। डी होल्डिंग प्रॉपर्टी जो करता है उसको बोलते हैं ट्रस्टी, जो होल्ड करता है प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं हम ट्रस्टी। एंड ई लास्ट नॉट बट लीस्ट, नॉट लीस्ट बट लास्ट, सॉरी, ओके या मेरा थोड़ा सा जो वर्किंग है ना ये काम नहीं कर रहा है फ्रेंड, आज जो पेन है मेरा इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आज के दिन के लिए। सो लास्ट डेफिनेशन हम हमारा देख रहे थे कि जो भी इसमें बताया रहा है इसमें डेफिनेशन नहीं है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन जो है वो एप्लीकेबल इस पर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेविंग क्लॉज। सेक्शन 3 जो बताता है वो है सेविंग। सेक्शन 3 बताता है सेविंग। इसमें बता रखा है इफ अदर रिलीफ इज अवेलेबल देन नो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो क्या होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो नहीं मिलेगा, नो स्पेसिफिक। एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ओके, नो। नेक्स्ट वन है हमारा सेक्शन 4 स्पेसिफिक रिलीफ
टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट। किसके लिए है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? ओनली इंडिविजुअल सिविल राइट एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पिनल लॉज एंड पब्लिक लॉज। इसमें एक ऐड होता है फ्रेंड पब्लिक, तो पब्लिक की और पिनल लॉज। पिनल लॉ मीन्स को क्या होता है? जो क्रिमिनल टाइप के लॉ होते हैं, जिसमें पिनल लॉ अपना अप्लीकेबल होता है, इंडियन पिनल कोड जैसे हम देखते हैं, उसमें जो क्राइम्स होते हैं जो क्रिमिनल नेचर के जो होते हैं उस पर इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और सिविल राइट पे जो है वो एप्लीकेबल होगा हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। पार्ट सेकंड, स्पेसिफिक रिलीफ। चैप्टर फर्स्ट जो इसका बताता है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसमें है सेक्शन 5। सेक्शन 5, 6, 7, 8 का एक चार्ट भी बना सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इसका चार्ट बहुत इजीली बन जाएगा आपको। जैसा 5 और 6 हम देखते हैं, ये डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और 6, 7 और 6 जो है मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है फ्रेंड सेक्शन में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड? सेक्शन 5 जो है ये 12 ईयर की लिमिटेशन देता है। सेक्शन 6 जो है ये 6 ईयर की लिमिटेशन देता है। सेक्शन 5 के अंदर क्या है? टाइटल के ऊपर आप टाइटल होगा तो उसके ऊपर आप सूट लगा सकते हो। और सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन CPC में ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 जो है उसी के ही तरह क्या होगे, उसी की तरह इसके अंदर भी रिलीफ एप्लीकेबल हो गए CPC में जो बता रखा है। बस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है, टाइटल बेस पे होता है, 12 ईयर का लिमिटेशन है, और CPC में ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36 के बराबर उसी की तरह चलता है। देन है सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्पोजेस जिस पर्सन को किया जाता है उसका टाइटल हो या ना हो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है फ्रेंड। इसको 6 महीने का नॉट 6 ईयर फ्रेंड, 6 मंथ की जो है इसको लिमिटेशन है। डिस्पोजेस होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसमें टाइटल जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नो टाइटल होता है इसमें, सिर्फ डिस्पोजेशन हो गया तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट लेने के लिए। और ये जो सूट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या होता है? एप्लीकेबल नहीं होता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जाता। और इसमें सेक्शन जो 6 है इसमें ना अपील होती है ना रिव्यू होता है फ्रेंड, नो अपील एंड रिव्यू। ओके, देन है, और ये डिस्पोजेस हो रहा है, जो टेनेंट होते हैं उनको डिस्पोजेस किया जाता है उस तरह से होता है। लेकिन इसमें एक्चुअल जुडिशियल पोजेशन कैसा होना चाहिए? जुडिशियल होना चाहिए, और वो इन पोजेशन में होना चाहिए। कैसा पोजेशन होना चाहिए? जुडिशियल पोजेशन होना चाहिए, खाली पोजेशन नहीं होना चाहिए, इन जुडिशियल पोजेशन होना चाहिए। और क्वेश्चन ऑफ टाइटल इसमें रिलेवेंट नहीं होता। जैसा सेक्शन 5 में देखा टाइटल का क्वेश्चन रिलेवेंट होता है, सेक्शन 6 में क्वेश्चन ऑफ टाइटल रिलेवेंट नहीं होता है। इसमें रिविजन अलाउ हो जाता है, प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट है, सूट ऑन प्रीवियस पोजीशन पे भी इसको किया जाता है। इस पर जो बर्डन होता है वो बर्डन होता है प्लेंटिफ के ऊपर फ्रेंड। और सेक्शन 24 जो है स्पेसिफिकली इन स्पेसिफिक सूट शेल मेंशन कंपनसेशन टू बिकॉज सेपरेट सूट फॉर कंपनसेशन नॉट अलाउड। मतलब सेक्शन 24 क्या बोलता है कि सेपरेट सूट तो अलाउड नहीं है कंपनसेशन के लिए, तो एक ही साथ क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो डिस्पोजिशन का बोर्ड है इसमें सब एक साथ मेंशन करके रखना पड़ेगा। ये करेक्टेड है 6 से 24, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये डील क्या करता है? सेक्शन 7 वो करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से। इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर कि ये डील करता है सेक्शन 7 मूवेबल प्रॉपर्टी से। और इसमें रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें ब्रॉड बाय, इसमें ओनर होने की नीड नहीं होती है फ्रेंड, नो ओनर, ओनरशिप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर वो ओनर भी नहीं होगा तो भी क्या कर सकता है? वो रिकवरी कर सकता है। और ये नॉट अप्लाई किसको नहीं होता है? मनी एंड करेंसी नोट्स को अप्लीकेबल नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है वो बताते छोटे से फ्रेंड। ये एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल टू मनी एंड करेंसी नोट। करेंसी नोट के लिए ये सेक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल। और इसमें ओनर होना ज़रूरी नहीं है, ओनर ने सूट लाना नेसेसरी नहीं है। और इसका भी क्या होता है? CPC में जिस तरह से बताया हुआ है उसी तरह से स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी में रिक्वायर इट मैनर प्रोवाइडेड बाय CPC, जिस तरह से CPC में बताया है उसी तरह से। इसमें ट्रस्टी का एक एक्सप्लेनेशन, 2 डिस्प्लेनेशन बता रखे हैं। सेक्शन 7 में 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ऐसे 2 एक्सप्लेनेशन है। उसमें ट्रस्टी में सू किसके लिए? पोजीशन के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के हो तो वो बताता है। ओरिजिनल होना चाहिए, इंडिफिक्शन होना चाहिए, डिलीवरी विदाउट अल्टरेशन होना चाहिए, तब वो कर सकता है।
आर स्पेशल और टेम्प्रेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन, जिसका प्रेजेंट पोजेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी सफिशिएंट हो जाता है टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। यही सेक्शन 180 में बताता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ओके फ्रेंड, इसमें थर्ड पर्सन जो है वो सू कर सकता है, इन शॉर्ट मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसको रीड नहीं है। इसमें अगर थर्ड पर्सन भी कोई होगा, थर्ड पार्टी भी अगर कोई है जिसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी इसमें क्या कर सकती है, सूट कर सकती है फाइल। देन सेक्शन 8 हमारा लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज अ ओनर टू डिलीवर टू पर्सन इंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। इसमें हैविंग पोजेशन होना चाहिए, पोजेशन इज ए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अंडर सेक्शन 8। कंट्रोल होना चाहिए, पर्टिकुलर आर्टिकल होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ओनर नहीं भी हुआ तो चलेगा। इसमें क्या होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो ओनर ही हो, नो ओनर होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए उसका। कंपेल स्पेसिफिक टू डिलीवर करने के लिए कंपेल करा जा सकता है पर्सन इंटाइटल टू, और इसमें क्या होता है, इमीडिएट पोजेशन मिल जाता है, इमीडिएट पोजेशन, इमीडिएट पोजेशन। डिफेंडेंट एज ए एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ बन सकता है, हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज द एजेंट ट्रस्टी बन सकता है। सेक्शन 7-8 डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी से, ये हमने देखा। कंपनसेशन, इसमें क्या दे रखा है फ्रेंड थोड़ा सा कि कंपनसेशन मनी होगा, नॉट एडोक्वेट रिलीफ होगा तो ये क्लेम किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट टू असरटेन होगा कि एक्चुअल डैमेज और लॉस कितना हुआ है तब होगा। रॉन्गफुली ट्रांसफ़र फ्रॉम प्लेंटिफ होगा तब आएगा। और ये रिब्यूटेबल है, कोर्ट शल बताता है इसमें, इसलिए क्या है, रिब्यूटेबल सेक्शन आता है। कंपनसेशन इन मनी इज़ नॉट अफोर्डेबल एडिक्वेट हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू एक्चुअल डैमेज कितना हो वो डिफ़िकल्ट होगा बताना तब आएगा, और इसमें जो बर्डन होगा वो डिफेंडेंट पे जाएगा। उसमें हमने क्या देखा था फ्रेंड, बर्डन ऑफ प्रूफ जो था, बर्डन ऑफ प्रूफ का जो चैप्टर है हमारे एविडेंस एक्ट में दे रखा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो 101 से 114 तक डील करता है एविडेंस एक्ट में, वो बताता है कि बर्डन किस पे शिफ्ट होगा। तो सेक्शन 6 का जो बर्डन था वो शिफ्ट होता था प्लेंटिफ पर, और यहाँ पर जो बर्डन दे रखा है फ्रेंड वो कहाँ पे शिफ्ट होता है बर्डन, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है डिफेंडेंट पे। चलिए नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होना चाहिए ये बताता है सेक्शन 9 to 25, डील करता है 9 to 25। सो इसमें से जो स्पेसिफिक दे रखे हैं 9 से 14 तक, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बता रखा है। डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे जो किया जाता है, पर्सन अगेन whom रिलीफ इज क्लेम प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस एनी ग्राउंड अंडर रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस तरह से दे रखा है उस तरह से क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। दैट्स इट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा सेक्शन 10। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रेंड बिकॉज जो मैंने बताया था 2018 में जो अमेंडमेंट हुई थी, 2018 की जो अमेंडमेंट हुई थी वो स्पेसिफिकली इसमें हुई थी। इसमें जो मे वर्ड था वो सब्स्टिट्यूट करके शल कर दिया गया था फ्रेंड। तो अब ये मैंडेटरी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना, पहले डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट था, अब ये मैंडेटरी पावर हो गया है कोर्ट का, तो ये देना कंपलसरी है। सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इसमें 2018 में मे को, और ये मस्ट कंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट और कैटल और स्पेशल वैल्यू के ऊपर भी आ जाता है। और इसमें शेल वर्ड आने की वजह से कोर्ट को क्या है, अब ये बाइंडिंग हो गया है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है फ्रेंड, इसमें एक्सेप्शन है सेक्शन 11 सब क्लॉज 2, यहाँ लिखते हैं हम, इसका एक्सेप्शंस क्या है। कोर्ट ने क्या बताया है, अभी कंपलसरी कर दिया है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ग्रांट करना नेसेसरी है, लेकिन एक्सेप्शंस कौन से हैं, 11(2) जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन 11 का 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16, 17, 18, 20, 29 एंड 23, इतने सेक्शंस को छोड़ के जो है फ्रेंड्स क्या होता है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट का है इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है किसी भी कोर्ट के थ्रू, इनको छोड़ के, अदर देन दिस सेक्शंस। तो सेक्शन 11 बताता है हमारा, इसमें जो सेक्शन 11 में ट्रस्टी है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर। जब ट्रस्टी क्या करता है, ट्रस्ट जो होती है उसका जो ट्रस्टी होता है वो अपने पावर एक्सेस करता है, जितने उसको पावर दे रखी है, मतलब सिर्फ उनको इतना पावर था कि तुम उसको किसी पर्सन को बता सकते हो और उसको बता के सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। उसने क्या किया, प्लस बताया, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया सब ट्रस्ट की, एंड उसको वो सेल भी कर दिया उसने। तो इसने क्या कर दिया, अपना जो ट्रस्टी का पावर था वो एक्सीड कर दिया, और जो पावर एक्सीड हुआ है उसको अलाउ ही नहीं था, इसलिए इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या करेंगे, ग्रांट नहीं कर सकते। तो ये एक्सेप्शन जो था इसका 11(2) ये यहाँ पर आता है फ्रेंड, 11(2) का एक्सेप्शन। चलिए इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था एक्सेस पावर होने के बाद। देन है सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
जो पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब क्या होता है कि हाफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और हाफ करा के लेना नेसेसरी है, और ऐसा लगता है कोर्ट को कि हाफ पार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लेफ्ट अनपरफॉर्म रहा है वो परफॉर्म करा के लिया जा सकता है, कंसिडरेबल है पार्ट, वो कंपनसेशन इन मनी एडमिट किया जा सकता है। और क्या होता है, पैसे देके वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता, सॉरी डज नॉट एडमिट टू कंपनसेशन इन मनी बताया हुआ है उसमें। देन क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को जो पार्ट है हाफ बचा हुआ है उसको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा उसके बाद सेक्शन 13। इसमें सेक्शन 30 में बताया है कि राइट टू परचेसर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विथ नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। जिसका इम्परफेक्ट टाइटल होता है उसके लिए सेक्शन 30 जो है बात करता है। ये रिलेटेड है 28 से। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड, ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन चुका है सेक्शन 12 में, सॉरी मैंने इसमें एक बताने का छोड़ दिया आपको कि ये इन्फोर्सेबल है या नहीं है पार्ट परफॉर्मेंस। तो पार्ट परफॉर्मेंस इज अ इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसको इन्फोर्स करा के लिया जा सकता है, इन्फोर्सेबल। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 13, हमने देखा अभी। 13 में डील करता है परचेसर होना चाहिए, इम्परफेक्ट टाइटल होना चाहिए। तो नो टाइटल इम्परफेक्ट टाइटल होना चाहिए, किसका, वेंडर का होता है। ये कहाँ है हमारा, नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ये किसका होता है, वेंडर जो होता है उसका होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर सकता है, स्टॉपर लगता है। अगर इम्परफेक्ट टाइटल है, नो टाइटल है, तो तुम क्या कर सकते हो, सब्सिक्वेंटली ये नहीं बोल सकते हो कि एक्वायर नहीं कर सकते एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो कंपेल नहीं कर सकते हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। उसको राइट ही नहीं था तो उससे नहीं करा के ले सकते हो आप, इन शॉर्ट। और ये डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से। 13 किससे डील करता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहाँ आता है। फ्रस्ट्रेशन ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने देख रखा है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो डील करता है सेक्शन 56 में, याद होगा आपको फ्रेंड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 56 बताता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ये फ्रेंड। देन है हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किए नहीं जा सकते हैं, कब नहीं इन्फोर्स किए जा सकते। तो ये कब नहीं जा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स कब होता है फ्रेंड्स, ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जब वो इन्फोर्सेबल क्या किया जा सकते हैं, नॉट, हमने देखा था नॉट को हमको अंडरलाइन करनी होती है हमेशा स्पेसिफिकली याद रखने के लिए। और स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं किया के करा के लिए जा सकते हैं, तो वो 3 तरह के ग्राउंड होना चाहिए उसमें। पहले क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा के नहीं लिया हुआ होना चाहिए। सब्स्टिट्यूटेड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स फ्रेंड कि किसी और थर्ड पार्टी से किया गया, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी आपका नहीं कर रही है, आप फर्स्ट पार्टी हो, आपने सेकंड पार्टी से कुछ करके लेना था, वो नहीं कर रहा था, आपने थर्ड पार्टी से करा लिया वो काम, तो अब वो क्या होगा, अब इस पर्ची से आपने करा लिया काम, तो इससे आप वापस से वो नहीं बोल सकते करा के लिए, हाँ कंपनसेशन आप जो है उससे क्लेम कर सकते हो खाली। तो वो होता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये होगा अगर, तब आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा के नहीं ले सकते हो। इसमें कंपनसेशन ग्रांट करा के ले सकते हैं हम, लेकिन स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ग्रांट करा के नहीं ले सकते। कोर्ट फिजिकली किसी चीज़ में नहीं सुपरवाइजर कर सकता, तो क्या कर सकता है कोर्ट, कंटिन्यूसली ड्यूटी नहीं कर सकता है कोर्ट। जहाँ पर किसी चीज़ में पेंटिंग करना है, पेंटिंग पूरा करने तक देखते बैठना है कोर्ट को, ऐसे तो कोर्ट नहीं कर सकता ना, कि तो वो स्किल पे डिफाइन करती है। तो कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज कर सकता है ऐसी किसी चीज़ को, तो वो भी क्या होगा, स्पेसिफिकली रिलीफ एक्ट के थ्रू उसको ग्रांट करा के नहीं लिया जाएगा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड इसमें जो दे रखा है वो है पर्सनल क्वालिफिकेशन। पर्सनल क्वालिफिकेशन जैसे आर्टिस्ट होते हैं फ्रेंड, और वो आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट के तो पर्सनल क्वालिफिकेशन है, आप उनको ये ऑर्डर कर दोगे कि कॉन्ट्रैक्ट करके दो पेंटिंग वगैरह, किसी ने लिया है कि 50,000 रुपये पेंटिंग के लिए, मैं इस डेट पे तुम्हारी पेंटिंग करके दूंगा, और वो बाद में बोलता है कि मुझे नहीं करना, तुम्हारे पैसे तुम ले लो, तो तुम कंपनसेशन के तौर पे पैसे बढ़ा के मांग सकते हो, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो, कोर्ट से रेमेडी नहीं ला सकते हो कि तुमको मेरी पेंटिंग करके ही देना पड़ेगी। और नेचर इस तरह का काउंटर है कि वो डिटर्मिनेबल है, तब भी क्या होगा, डिटर्मिनेबल नेचर का होगा, तब भी कोर्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा के नहीं देता है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट है अमेंडमेंट से आया हुआ हमारा सेक्शन 14A। 14 में बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। कहीं एक्सपर्ट की नीड होती है तो कोर्ट क्या करा सकता है, मे इंगेज 1 और मोर एक्सपर्ट, एक या एक से ज़्यादा भी एक्सपर्ट जो है कोर्ट इंगेज करा सकता है। एग्जामाइन द एक्सपर्ट पर्सनली इन ओपन कोर्ट किया जा सकता है उसको। रिपोर्ट गिवन बाय एक्सपर्ट शैल बी फ्रॉम पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो सकता है सूट का इसमें। और दूसरा इसमें कॉस्ट जो होता है कोर्ट में फिक्स्ड कॉस्ट विच शैल बी पेबल बाय द पार्टीज, जो पार्टीज होती है वो पे करती है कॉस्ट ये एक्सपर्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इसमें हमारा स्टार्ट हुआ पर्सन फॉर और अगेंस्ट whom कॉन्ट्रैक्ट में बी स्पेसिफिकली इनफोर्स। ये डील करता है सेक्शन 15 to 24 तक। who में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी खुद ऑब्टेन कर सकती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वन पार्टी के एलआरस भी जो है स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो करा के ले सकते हैं। ये बताता है हमारा सेक्शन 15। देन नेक्स्ट है सेक्शन 16 पर्सनल बार टू रिलीफ। पर्सनल बार टू रिलीफ क्या होगा ये बताता है सेक्शन 6। तो रिलीफ कब मिल जाता है, वो कैपेबल नहीं होगा अगर, नॉट कैपेबल है अगर, तब। नेक्स्ट हो जाता है अगर वो वायलेट करता है कोई कंडीशन, वायलेशन ऑफ कंडीशन करता है वो किसी के, तब भी वो नहीं करा सकता। या फिर वो फ्रॉड करता है, फ्रॉड से करता है, या कोई रेडी और विलिंग नहीं है। या क्या होता है, हमने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा या थर्ड देखा, फोर्थ क्या होता है, नो रेडी एंड विलिंग। वो रेडी और विलिंग नहीं होता है, तब क्या होता है, बार को रिलीफ करने के लिए पर्सन बार ऑफ रिलीफ नहीं मिलती है, अदरवाइज मिल जाती है। ये सेक्शन 20 में भी बता रखा है आगे। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज़ नो टाइटल, जिसका टाइटल नहीं है, नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो स्पेसिफिकली इन्फोर्स करके नहीं दिया जा सकता। सेक्शन 18 नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विथ वेरिएशन। इन्फोर्समेंट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट क्या है, वेरिएशन होगा तो। वेरिएशन मीन्स वेरिएशन डन करके रखा होगा तो, मतलब फ्रॉड, मिस्टेक, रिप्रेजेंटेशन होगा, ओरल एविडेंस होगा, प्रूव करके लिया हुआ होगा। तो इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं नॉन इन्फोर्समेंट के होते हैं, फ्रॉड वगैरह मिस्टेक है तो वो नॉन इन्फोर्समेंट होते हैं। मगर क्या होता है, अगर वेरिएशन होगा तो उस टाइम पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता है फ्रॉड में वगैरह। देन है सेक्शन 19 रिलीफ अगेंस्ट पार्टी एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। सब्सिक्वेंट टाइटल का इसमें बता रखा है, सब टाइटल जो है वो उसके बारे में बात करता है, अगेंस्ट पार्टी का है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, तो हम आगे चलते हैं। सेक्शन 20 सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने आपको ऊपर बताया था फ्रेंड, थर्ड पार्टी से जो आप करते हो, करा के ले लेते हो परफॉर्मेंस, तो आप फिर सिर्फ क्या कर सकते हो, कंपनसेशन मांग सकते हो सेकंड पार्टी से, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उससे परफॉर्मेंस करा के नहीं ले सकते। वो था हमारा सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, एक 30 डे की नोटिस देना होती है। किसको देना होती है, जो पार्टी से काम नहीं कर रही है जो पार्टी, उसको 30 डे की नोटिस देना होती है आपको। और नोटिस देने के बाद भी वो काम नहीं करता है तो आप वो थर्ड पार्टी से परफॉर्म करके ले सकते हो। लेकिन जिसको आपने नोटिस दी थी उसने नहीं किया, इसलिए आप उसके साथ क्या कर सकते हो, कंपनसेशन जो है क्लेम कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट नहीं मांग सकते, जो हमने देख चुके हैं आगे हमारे सेक्शन 10 में, किस किस को राइट नहीं है इन्फोर्सेबल करा के लेने का। तो वो एक्सेप्शन जो था हमारा वो था 20, वो यहाँ पर बता रखा है। तो 30 डे का नोटिस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कंपनसेशन ले सकते हैं, परफॉर्मेंस करा के नहीं ले सकते, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देन आया है अमेंडमेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं फ्रेंड, उसमें क्या होता है, कोई इंजंक्शन नहीं होता है, इसमें है नो इंजंक्शन रूल, नो इंजंक्शन रूल। और फ्रेंड आपको इतना याद रखना पड़ेगा, लास्ट में जो बता रखा है सेक्शन 44 ही है, सिर्फ ये चैप्टर जो एक्ट है हमारा वो छोटा है, 44 सेक्शन है इसमें, लेकिन लास्ट में 44 सेक्शन के बाद लास्ट में बताया है इसमें एक शेड्यूल में दे रखा है फ्रेंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट बता रखा है यहाँ पे, वो प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा। तो मैंने कुछ ले रखे यहाँ पे वर्ड्स, जो ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी, वाटर, सैनिटाइजेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा शेड्यूल में जाके, ये इंपॉर्टेंट जो है मैंने बता दिया है आपको, और बाकी आप वहाँ पर जाकर रीड कर सकते हो। इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या इंक्लूड। 20 है स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है, प्लस क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, स्टेट गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, ये दोनों मिलकर स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश करा सकते हैं। 20 है एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ सूट। फास्टली जो सूट होते हैं उसको डिस्पोज करना चाहिए, तो कितने महीने में करना चाहिए, 12 मंथ में करना चाहिए, प्लस अगर कुछ सर्विसेबल हो तो क्या होगा, प्लस 6 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जितनी जल्दी किया जा सकते हैं, रेमेडी देनी चाहिए तो 12 मंथ होना चाहिए, एंड एक्सटेंड करके 6 मंथ तक दी जानी चाहिए। ये बताता है हमारा सेक्शन 20C। देन है सेक्शन 21। सेक्शन 21 जो है एड ऑन है, पावर टू अवार्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन अवार्ड करने के लिए क्या होता है, इन सर्टन केसेस, कंपनसेशन किस केसेस में अवार्ड करना चाहिए, ये मतलब एड ऑन सेक्शन है। एड ऑन कैसे बोल सकते हैं हम इसको, कहीं पर भी अगर
21 स्पेसिफिकली अकेला नहीं ग्रांट कर सकते, ये खाली कंपनसेशन नहीं मांग सकते। आपने कहीं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मांगा है, कहाँ पर कुछ रेमेडी मांगी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन प्लस करके क्या कर सकते हो आप, कंपनसेशन मांग सकते हो। तो ये सेक्शन 21 बताता है। देन है सेक्शन 22, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, ओके, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। जो अर्नेस्ट मनी होती है, स्पेसिफिकली प्रेयर करना पड़ती है इसमें, स्पेसिफिकली प्रेयर इंपॉर्टेंट है इसमें कि अर्नेस्ट मनी मैंने जो दी थी वो मुझे वापस लेनी है। किसी चीज़ में आपने कोई अमाउंट दे रखी है पोजीशन पार्टी को, तो कोर्ट क्या करा के ले सकते हैं, कोर्ट से वो अर्नेस्ट मनी जो दे रखी है वो रिफंड करा के ले सकते हो आप, ऐसा कोर्ट से ऑर्डर करा के ले सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली प्रेयर में आपको मेंशन करना पड़ेगा ये। देन सेक्शन 23, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो होता है आल्सो करा सकते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। नो बार है, इसका कोई बार नहीं होता है, नॉट बार, नो बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर इस तरह से कुछ मतलब फिक्स नहीं है, लिक्विडेटेड डैमेजेस है, डैमेज का कुछ अमाउंट फिक्स करके नहीं रखा है, या फिर जो डैमेजेस है वो ज़्यादा करके रखे हुए ऑलरेडी, मतलब 1000 की चीज़ है खाली, और आपने डैमेजेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या करके रखा है, 1 लाख रुपए दूंगा मैं तुझे, ऐसा कुछ करके रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी होगा अगर, तो भी कोर्ट से क्या करा सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा के ले सकते हो, और जितना नेसेसरी कोर्ट को लगता है सो कोर्ट उतना ही क्या होगा, उसको डैमेज के कंपनसेशन जो है अलाउ कराएगा। देन है लास्ट हमारा सेक्शन 24, बार ऑफ सूट। सूट को क्या है, बार करता है ये सेक्शन कंपनसेशन के लिए, किसके लिए, कंपनसेशन के लिए, फ्रॉम ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या, आपने पहले सूट दाखिल किया, उसमें कंपनसेशन नहीं मांगा, तो अब क्या कर देता है, बार करता है, मतलब रिजेक्ट करता है कोर्ट, अलग से तुम कंपनसेशन का सूट नहीं लगा सकते। आपने किसी और दावे में, मतलब ये क्यों है इसका होना नेसेसरी कि एक ही दावे में आप सब मांग लो ना, एक में एक मांग रहे हो, फिर दूसरा सूट दूसरी तरफ लगा रहे हो, तीसरा सूट दूसरी तरफ लगा रहे हो, तो कोर्ट का टाइम खराब होगा ना। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि एक ही साथ आप सब मांग लो, जो भी आपको मांगना है, कोर्ट बोलता है प्रेयर में, कंपनसेशन भी मांग लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मांग लो, आपको कोई इंजेक्शन चाहिए तो इंजेक्शन भी मांग लो, तो सब एक जगह मांगो, कोर्ट बोलता है, अलग से तुम कंपनसेशन नहीं ले सकते हो। देन है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड एंड डिस्क्रेशन, डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। सेटलमेंट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करने का जो है डायरेक्शन जो है कोर्ट देता है, इसमें ये डील करता है सेक्शन 25 से ओनली। 25 बताता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शंस टू सर्टन अवार्ड एंड टेस्टिमेंट्री यानी विल होता है यहाँ पे, टेस्टिमेंट्री विल, ओके, विल, डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट। तो एग्जीक्यूट करने का कोर्ट क्या करता है, डायरेक्शन देता है सेटलमेंट का। चैप्टर 3 है हमारा रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सेक्शन चैप्टर 3 जो डील करता है, अभी तक हम देख रहे थे चैप्टर 1 में हमने प्रिलिमिनरी पार्ट देखा, चैप्टर 3 देखा हमने, चैप्टर 2 देखा हमने, और हमने चैप्टर 2 में देखा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के होते हैं, जो डील करते थे 25 तक। अब हमारा चैप्टर 3 आ गया है जो डील करता है रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट किस तरह से रेटिफाइड करा के लिए जा सकते हैं, म्यूचुअल मिस्टेक होना चाहिए और नॉट यूनिलैटरल होना चाहिए मेन इसमें, और ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं आर्टिकल्स टू ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, आर्टिकल जो होते हैं कंपनी के, तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और इसमें क्या होना चाहिए, म्यूचुअल, जस्ट अ मिनट, म्यूचुअल मिस्टेक होना चाहिए, म्यूचुअल मिस्टेक, तब क्या किया जा सकता है, रेटिफाई किया के लिया जा सकता है, और नॉट यूनिलैटरल होना चाहिए, नॉट यूनिलैटरल। दो इसमें की पॉइंट है फ्रेंड्स। रेटिफिकेशन यानी फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक दो भी आ सकते हैं इसमें। नॉट एक्सप्रेस रियल इंटेंशन, ये ओनली बाय पार्टी कर सकता है इसको, ये कौन कर सकता है, खाली पार्टी ही करा के ले सकती है रेटिफिकेशन, ओनली बाय पार्टीज। ये तो पार्टी के इंडिविजुअल बोथ का जो राइट था, उन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बाद में एक पार्टी को लगता है कि ये म्यूचुअल मिस्टेक से हुआ है या किसी फ्रॉड से हुआ है, म्यूचुअल मिस्टेक और फ्रॉड से हुआ है, तो वो क्या करा सके ले सकता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको रेटिफाई करा के ले सकता है। और रेटिफिकेशन उसमें दूसरा क्या आ सकता है ग्राउंड, कि वो एक्सप्रेस रियल इंटेंशन जो है वो हो नहीं रहा है उसमें, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इतना कुछ एम्बिगुअस है कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उसमें बताना क्या चाह रहा है, इंटेंशन क्या है। जब इंटेंशन ही समझ में नहीं आ रहा तो परफॉर्मेंस किस तरह से करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इस बेस पे क्या होगा, वो रेटिफाइड किया जा सकता है, ओनली बाय पार्टीज होता है फ्रेंड। देन हमारा चैप्टर 4 रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये डील करता है सेक्शन 27 to 30 तक। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रेटिफाई किया जा सकता है, वॉइड नहीं होता है, ये वॉइडेबल होता है, बाय प्लेंटिफ के लिए होता है। वॉइडेबल किसके लिए होता है, बाय प्लेंटिफ के लिए होता है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स फ्रेंड अमेंडमेंट होता है इन शॉर्ट,
मतलब कुछ गलत लिखने में आ गया या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या है, तो अमेंडमेंट जो होती है उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। वो एक बताना भूल गई थी मैं आपको। और रेसेशन जो होता है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिल करा के लेना, अंडू करा के लेना वो कैंसिल को, इसको कैंसिल करा के लेना भी बोल सकते हैं या फिर अंडू करा के लेना। जो हम देखते हैं ना अपने वर्ड फाइल में, कुछ भी हमने गलती से कर दिया उसको हम अंडू कर देते हैं और देन जिस तरह से पहला था वो स्टेज आ जाती है। तो सेम रेसेशन का मीनिंग ये होता है। ये अपोजिट होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, एंड इसमें कैंसिलेशन करा के ले सकते हैं। क्वेश्चन अंडर सेक्शन 15 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें जो है एप्लीकेबल होता है, अलाउ होता है ये एडजज बाय द कोर्ट, कोर्ट अलाउ करता है रेसेशन के लिए। और धमकी दे के किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसमें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी बताया रखा है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है जिसमें पार्टी को राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी करा के ले सकता है और वॉइड भी करा के ले सकता है, रिफ्यूज़ करा के ले सकता है। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिल करा के ले सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। कौन? ये होता है प्लेंटिफ का राइट होता है। टर्मिनेट बाय कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। वॉइड और वॉइडेबल ये बोथ होता है फ्रेंड, वॉइड भी हो सकता है या वॉइडेबल भी हो सकता है, वॉइड और वॉइडेबल। ओके, और किसके होता है ये? तो टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ होता है, नॉट डिफेंडर। स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है सेक्शन के अंदर, सेक्शन 27 में फ्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल होगा तब भी हो सकता है वो, और मंजूर करके लेना होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को, इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली बोथ भी हो सकता है। रिफ्यूज़ कर सकता है या फिर वो रिसाइन करा के ले सकता है करने के लिए। गुड फेथ होना चाहिए, विदाउट नोटिस हुआ तो चलता है। थर्ड पार्टी ड्यूरिंग सब्सिस्टेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और जो गुड फेथ का राइट होगा नोटिस करके वो वैल्यूएबल होगा तो वो करा सकता है। नॉट सर्विसेबल होगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो रिसाइन करा के लिया जा सकता है। नॉट इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी, तब भी क्या करा के लिया जा सकता है, रेसेशन करा के लिया जा सकता है। देन है हमारा सेक्शन 28। सेक्शन 28 बताता है रेसेशन इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच हैज़ बिन डिक्रीड। जो डिक्रीड हुआ है किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 28 बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ओनली स्पेसिफिकली। और क्या होता है? सेलर का राइट होता है ये रिकवरी मनी करने का इन सेम सूट इन पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है, इन पेमेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है तो क्या होता है? सेम सूट में सेलर को राइट होता है, सेम सूट में सेलर को क्या होता है? राइट होता है। क्या राइट होता है? कि वो रिकवर कर सकता है मनी, रिकवर ऑफ मनी। ये बताता है हमारा सेक्शन 28। एंड 28 के लिए स्लिप क्लॉज क्या बताते हैं फ्रेंड? कि आपने क्या किया, कोई वॉइडेबल तो है ये, आपने ए ही पार्टी है, आप बी को क्या किया, आपने कोई चीज़ सेल नहीं करनी थी आपको, उसने कोर्शन किया, आपको डरा धमका के क्या किया, वो चीज़ बेचने लगाई, कोर्शन किया आपके साथ, और चीज़ क्या किया, आपको डरा धमका के बहुत कम रेट में ख़रीद ली, और 2 साल यूज़ करके उसने क्या किया, तब आपने कुछ नहीं किया, उसने बेच दी और उसने धमकी दी कि तुझे बाद में नहीं करने दूंगा मैं यूज़, और वो खरीद लिया सस्ते में, समझो 50 रुपीज़ में खरीद लिया। फॉर एग्जाम्पल बाइक ले लिया उसने, कार ले लिया, 2 साल यूज़ करके उसने क्या किया, सी को बेच दिया वो कार। अब इसने 2 साल तक ए ने क्या किया, बी के अगेंस्ट में कोई सूट दाखिल नहीं किया, क्या के लिए, रजिस्ट्रेशन करा के लेने के लिए। तो वो बाद में जाके ये नहीं बोल सकता 2 साल के बाद सी के पास बेचने के बाद कि ये मेरी बाइक थी और मुझे कोर्शन से की थी, तो अब तो क्या कर, डायरेक्ट जो है मुझे ट्रांसफ़र कर दे मेरी बाइक वापस। ये ऐसा भी नहीं करा सकता। कोर्ट जाके बाइक वापस ए क्या कर सकता है, जब उसको कब राइट था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब था, जब वो बी के पास था, तो उसका राइट क्या था, बी के पास होने के बाद वो कोर्ट जा सकता था, ए के पास राइट था, और वो क्या कर सकता था, रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता था कॉन्ट्रैक्ट, और अपनी बाइक वापस ले सकता था। लेकिन इतने साल यूज़ करने के बाद वो चुप रहता है तो उसका इम्प्लाइड हो जाता है ये कि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, वैलिड मान लिया उसको। देन है सेक्शन 29 अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रजिस्ट्रेशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो सूट होता है फ्रेंड, उसके अंदर क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिकली या तो रजिस्ट्रेशन लेगा वो, उसमें स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस लेगा, दोनों में से कुछ एक लेगा, या तो फिर रजिस्ट्रेशन लेगा कैंसिल करा के लेगा, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा के लेगा। सिंपल बात है, या और इनकी जगह पे और लगा दो, या तो वो ये कराएगा या तो वो कराएगा, दोनों तो एक साथ नहीं करा सकता ना। इसमें का जो चैप्टर है उसमें हमारा लास्ट सेक्शन है सेक्शन 30, कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रिसाइंडिंग टू डू इक्विटी। इक्विटी करा के देता है कोर्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसने रिसाइंड करा के ले लिया, इसके जो पैसे थे, लेकिन अब इसने कुछ, ए ने क्या किया, बी से कुछ ले लिया क्वेश्चन करके, अब इसने इसको 50 रुपीज़ क्यों होते दिया था ना, इसने कोर्ट में जाके क्या किया, सूट लगाया और बी के पास से जो है रिटर्न ले लिया अपनी जो बाइक थी, लेकिन 50 रुपीज़ उसको रिटर्न नहीं दिया, तो कोर्ट क्या करता है, इक्विटी करता है, उसको वो 50 रुपीज़ वापस देगा कोर्ट। ये बताता है हमारा सेक्शन 30। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
कैंसिलेशन इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम फ्रेंड, ये रिवीजन है, थोड़ा डीप जा रही हूँ मैं ऐसा लगता है मुझे। चलिए 31 व्हेन कैंसिलेशन में भी ऑर्डर, कैंसिलेशन मीन्स डायरेक्ट कैंसिलेशन करा के लेना कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। अगर आपको आपने कोई एग्रीमेंट का बॉन्ड वगैरह करा के रखा है, बाद में आपको इन फ्यूचर में वो आपका जो वैलिड जहाँ तक उसका काम था वो खत्म हो गया, उसके बाद आप कैंसिलेशन करा के ले सकते हो। और वो कैंसिलेशन कैसा होगा, वाइडेबल होगा, वाइड होगा या वाइडेबल होगा, बहुत तरह का होगा, वाइड और वाइडेबल होगा, या एक्सेप्ट करके रख सकते हो आप उसको, या फिर उसको कैंसिल भी करा के ले सकते हो। तो व्हेन कैंसिलेशन में भी ऑर्डर लेफ्ट आउटस्टैंडिंग कॉज सीरियस इंजरी कर सकता है, मतलब कैंसिलेशन कराने का नेसेसरी है कि आपने जो करके रखा है बॉन्ड, आप वो खत्म हो गया एग्रीमेंट यूज़ करने का, लेकिन उसके बाद भी आपने बॉन्ड वैसे रख दिया और वो सीरियस इंजरी फ्यूचर में आपको कर सकता है, तब आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन करा के ले सकते हो उस बॉन्ड को। व्हेन इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 32, व्हाट इंस्ट्रूमेंट मे बी पार्शली कैंसिल, कौन से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं पार्शली कैंसिल करा के लिए जाते हैं, ये रिमेन अलाउ होता है, मतलब पार्शली कैंसिल कराना इस रिमेन अलाउ है, एप्लीकेबल करा के ले सकते हो, पार्शली भी, हाफ भी कैंसिल करा के ले सकते हो, फुल नहीं कराना है आपको। तो सेक्शन 33 डील करता है पावर टू रिक्वायर बेनिफिट टू बी रिस्टोर, बेनिफिट क्या है, रिस्टोर करके देने का बात करता है ये, किस तरह से, और कंपनसेशन जो है वापस देने की बात करता है। टू बी मेड व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज कैंसिल, इंस्ट्रूमेंट अगर कैंसिल करा के लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन मिलेगा उसको, या फिर रिस्टोर कराने के जो बेनिफिट थे वो वापस मिल जाएंगे। इन सक्सेसफुल रजिस्टर एज बिंग वॉइड और वॉइडेबल। देन है चैप्टर 6 हमारा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव डिक्री, इसमें सिर्फ दो ही जो है हमारे सेक्शन है 34 एंड 35 की डील करता है। चैप्टर 6 है ये हमारे सेक्शन 13 ऑफ टोपा में भी डील करता है। बर्डन इज ऑन प्लेंटिफ पे चला जाता है, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है, प्लेंटिफ पे शिफ्ट होता है डिक्लेरेटिव डिक्री का। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लीगल कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, लीगल कैरेक्टर होना इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट, और जो है किसी ने डिनाई करना चाहिए। एक तो आपका खुद का लीगल कैरेक्टर है कि आप उसके बेटे हो, फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि मैं उसका बेटा हूँ, और उसके जो भाई है या वो डैड जो है वो खुद क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि नहीं तू मेरा बेटा ही नहीं है, तू मेरा भाई ही नहीं है, तो क्या करेगा, लीगल कैरेक्टर तो उसका है, वो बेटा है, लेकिन सब लोग डिनाई कर रहे हैं। ये दो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है चैप्टर सेक्शन 34 के फ्रेंड। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन का इफेक्ट किस पे होता है फ्रेंड, पार्टी टू द सूट जो होते हैं खाली उन पे होता है, या फिर पर्सन जो क्लेम कर रहा है इसके अंदर थ्रू उनको होता है। किसको होगा, पार्टीज ऑफ सूट होगा फर्स्टली, पार्टीज ऑफ सूट, और नेक्स्ट जो है जो क्लेम कर रहा है पर्सन, क्लेमिंग थ्रू, जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहा है उन पे ही ये जो है थ्रू क्लेम एप्लीकेबल होगा डिक्लेरेटिव डिक्री जो चैप्टर 6 है हमारा। बाकी अदर पार्टीज पे ये क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। ये क्वेश्चन बन चुका है फ्रेंड, किस पे एप्लीकेबल होता है, पार्टी ऑफ सूट पे एप्लीकेबल। बने रहिएगा फ्रेंड्स, बोर मत होना बिल्कुल भी, बस हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, जिसके बाद हम हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का रिवीजन है जो कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो इसका पार्ट 3 है, हमने पार्ट 1 देख लिया था हमारा जो प्रिलिमिनरी पार्ट था, देन हमने पार्ट 2 देखा है इसका, अब हम देख रहे हैं पार्ट 3 जो डील करता है प्रिवेंटिव रिलीफ से। पहला हमने क्या देखा फ्रेंड, पार्ट 2 देखा हमने स्पेसिफिक रिलीफ, एंड पार्ट 3 देख रहे हैं हम प्रिवेंटिव रिलीफ। थर्ड में हमने अब तक जो पूरा देखा 35 तक क्या देखा कि स्पेसिफिक रिलीफ किस में मिलना चाहिए, कंपनसेशन किस में मिलना चाहिए, किस में नहीं मिलना चाहिए, किस में परफॉर्म किया कि लिया जा सकता है, कौन से एक्सेप्शन है, ये देखा हमने। लेकिन ये हमारा पार्ट 3 जो है लास्ट वाला, ये प्रिवेंटिव रिलीफ की बात करता है। प्रिवेंटिव रिलीफ मैंने तात्पुरती रिलीफ की बात करता है। ओके, तो इसमें चैप्टर जो है 2 चैप्टर है इसमें, चैप्टर 7 एंड 8 ओनली, देन हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर 7 डील करता है इंजंक्शन जनरली। तो इंजंक्शन जनरली कैसा होता है, प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड है, सेक्शन 36 बात करता है। सीपीसी में एनी स्टेज ऑफ सूट के जो होता है, किसी भी सीपीसी के थ्रू होता है, सीपीसी के जैसे ही चलता है, जैसे हमने देखा कि सीपीसी से डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, काफ़ी सारा उसके प्रोसीजर इसमें चलते हैं। और एनी स्टेज ऑफ सूट पे क्या होता है, ये एनी स्टेज ऑफ सूट पे जो है प्रिवेंटिव रिलीफ कभी भी ग्रांट करा के लिया जा सकता है। किसी भी स्टेज पे सूट चल रहा है तभी भी क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करा के लिया जा सकता है। कौन से प्रिवेंटिव रिलीफ क्या होता है, ये नेक्स्ट है टेम्प्रेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन। इंजंक्शन किस तरह के होते हैं फ्रेंड, कि कोर्ट से आपको कुछ चाहिए कि आपका जो डिग्री और ऑर्डर आएगा कोर्ट का, तो वो आने तक आपको किस ऐसी चीज़ की डर है कि आप इस घर में जो फ्लॉट है आपका उस पर कोई कब्जा कर लेगा या वो प्रॉपर्टी बेच देगा, ऐसा आपको डर है, तो आप क्या करोगे, टेम्प्रेरी कोर्ट को बोले कि तात्पुरता क्या करो, मुझे रिलीफ दे दो कि ये मेरे खेत में या फिर मेरी जगह में एंटर ना करे, ताकि वो क्या करेगा किसी और को बेच देगा, इस तरह से डर या नुकसान पहुंचाएगा उस जगह को। तो कोर्ट क्या करता है, इस तरह से कोई सर्कमस्टेंसेस आती है तो टेम्प्रेरी क्या करता है, उसको रिलीफ दे देता है कि ठीक है तुझे टेम्प्रेरी रिलीफ, और अदर पार्टी को बोलता है कि तुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि उसकी जगह पर तूने तात्पुरता नहीं जाना चाहिए जब तक ये कोर्ट का ऑर्डर या निकाल नहीं आ जाता, तो उसको बोलते हैं रिलीफ, टेम्प्रेरी रिलीफ, तात्पुरती। स्पेसिफिक टाइम और फर्दर ऑर्डर के केस में क्या होता है, फर्दर ऑर्डर होता है और ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ही होता है, परमानेंट नहीं होता है ये
स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है खाली। बाय डिक्री मेड एट हियरिंग एंड अपॉन मेरिट, मेरिट पे होती है ये डिक्री जो होती है। परपेचुअल इंजंक्शन की जो डिक्री होती है ये मेरिट पे होती है, कोर्ट देखता है। और जो होता है हियरिंग के टाइम पे डिक्री बाय डिक्री की जाती है, ये बाय डिक्री होती है, मतलब डिक्री करके इसको दिया जाता है परपेचुअल इंजंक्शन को। टेम्परेरी इंजंक्शन क्या होता है, तात्पुरता दिया जाता है, परफेक्ट स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। बट ये कैसा होता है, मेरिट के ऊपर डिक्लेयर कर दिया जाता है डिग्री के ऊपर। और हियरिंग के बाद क्या होता है, ये दिया जाता है, हियरिंग करी जाती है, दोनों पार्टी को इसमें सुना जाता है। इसमें तात्पुरता दे दिया जाता है उसको, इसमें सुन के उसको क्या करता है, बाय डिग्री से ऑर्डर परपेचुअल इंजंक्शन का पास किया जाता है। इसमें ऑर्डर 39 है फ्रेंड, और CPC में जो है ना ऑर्डर 39 बात करता है इसकी, और 3 मंथ का उधर ड्यूरेशन दे रखा है। देन है हमारा चैप्टर 8 परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन जो है जनरली हमारे कोर्ट में रेगुलरली काफ़ी ज़्यादा चलने वाला ये जो सेक्शन है वो है फ्रेंड। तो ये डील करता है सेक्शन 38 से, परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड, कि परपेचुअल इंजंक्शन कब ग्रांट किया जाता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है ये। थ्रेट किसको होता है, इवेड और थ्रेड होता है किसी भी प्रॉपर्टी को, या ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन होने वाला है, इस तरह से कोर्ट को लगता है। किस किस के बारे में ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन होना चाहिए इसमें, ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन, ओके। ट्रस्टी होगा, नॉट स्टैंडर्ड होगा, और इसमें क्या होगा, इंजंक्शन नेसेसरी लगता है कोर्ट को। दूसरी रिलीफ कंपनसेशन, इसमें रिलीफ नहीं होगी, नो कंपनसेशन। इसमें 4 ग्राउंड बताए जाते हैं कि क्या होगा, ट्रस्टी होगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट बताता है इसमें नो स्टैंडर्ड रेंट, क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड उसका वापस नहीं दिलाया जा सकता किसी भी तरह से। ये ग्राउंड देखेगा फ्रेंड्स कोर्ट कि 4 ग्राउंड हो गए तो क्या करेगा कोर्ट कि ग्रांट कर देगा परपेचुअल इंजंक्शन। और कंपनसेशन क्या हो सकता है, अगर कंपनसेशन कोर्ट अलाउड करता है वो सेकंड पार्टी क्या बोलेगा, मैं कंपनसेशन ले लो अगर मैं गलत हूँ बाद में तो। लेकिन कंपनसेशन से जो पार्टी है उसका नुकसान भर के नहीं आ सकता, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिलीफ दे देगा, परपेचुअल रिलीफ। और इंजंक्शन उसको लगता है कोर्ट को कि नेसेसरी है। ये देखिए जो हमने फ्रेंड अभी हम जो चैप्टर देख रहे हैं इंजंक्शन से रिलेटेड देख रहे हैं, इंजंक्शन कोर्ट क्या करता है, हर मैटर में डील करते हुए क्या करता है, पार्टी को दे देता है, नेसेसरी लगता है जहाँ कोर्ट को। तो लेकिन हमने डील करते हुए देखा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे वहाँ पर इंजंक्शन जो है ग्रांट नहीं होता है फ्रेंड, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं जनरल पीपल के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट कुछ बनाती है, और वहाँ पर पब्लिक क्या करेगी, जाके डायरेक्टली बोलेगी कि नहीं रुक जाओ, हमको क्या करो, इन परपेचुअल या टेम्प्रेरी इंजंक्शन दे दो, कोर्ट को गवर्नमेंट को बोलो काम रोक दो। तो काफ़ी घर बर्डन हो जाता है ये गवर्नमेंट के लिए, इसलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहाँ पर जो है टेम्प्रेरी रिलीफ जो है वो नहीं ग्रांट होता है फ्रेंड। और ये क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा अच्छे से। देन है हमारा सेक्शन 29 मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट करता है कभी किसी भी ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन के लिए, क्या होता है, प्रिवेंट किया जाता है, प्रिवेंट करता है पार्टी को कि तो यह ना करे, कोई भी ऑब्लिगेशन क्या है वो ब्रीच ना करे, ऐसा कोर्ट क्या करता है, ग्रांट करता है। और मैंडेटरी होता है, ये करना ही पड़ता है, कोर्ट ने जो बोला है कि हाँ ये प्रिवेंट कर लेता है। मैंडेटरी इंजेक्शन में किसी को प्रिवेंट करना, इस जगह में तूने इंटरफियर नहीं करना चाहिए नेक्स्ट तरह से, इस तरह से। देन है सेक्शन 40 डैमेजेस इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन और सब्सटीट्यूशन। एडिशन और सब्सटीट्यूशन यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से, सब्सटीट्यूशन डैमेजेस इन ल्यू और एडिशन टू इंजंक्शन। डैमेजेस भी क्या होता है इसमें मांग सकते हैं। देन है सेक्शन 41 इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज। इंजंक्शन रिफ्यूज कब कब होता है, तो व्हेन इंजंक्शन इज रिफ्यूज, व्हेन रिस्टेन और प्रिवेंट होगा तब इंजंक्शन रिफ्यूज किया जा सकता है। फर्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, तो क्या होगा, इसमें कुछ 7-8 लिस्ट दे रखी है फ्रेंड, इंजंक्शन कब कब रिफ्यूज़ हो सकता है। इंजंक्शन सब में ग्रांट होगा लेकिन रिफ्यूज़ कब होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी तो इंजंक्शन नहीं मिलेगा। प्रोसीडिंग कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट होगा तब नहीं मिलेगा। एप्लीकेबल टू लेजिस्लेटिव बॉडी होगा, लेजिस्लेटिव बॉडी कोई वर्क होगा तो वहाँ पर भी इंजंक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्रिमिनल मैटर में जो होगा, किसी भी क्रिमिनल मैटर में जो होगा वो इंजंक्शन रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू, नहीं मिलेगा कोर्ट को। देन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस विच नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स, जो हमने सेक्शन 10 में देखा था कौन से नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उस तरह से होते तो उसमें भी इन्फोर्सेबल ही नहीं हो रहे जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा तो उसमें इंजेक्शन क्यों देगा कोर्ट, इसलिए वहाँ पर भी इंजेक्शन नहीं देगा। और कोई ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस होगा, मैट्रिक ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस है या कंटिन्यूस ब्रीच कर रहा है कोई पार्टी, तो उस तरह के पार्टी को इंजेक्शन देके कोई फायदा है नहीं, इसलिए क्या करते हैं कोर्ट, इन सब तरह के मैटर में स्पेसिफिकली इंजंक्शन नहीं ग्रांट करता। इक्वली इफिशियस रिलीफ होगी, इसमें एक्सेप्शन है एक फ्रेंड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है वो एक्सेप्शन है इसका, अदरवाइज क्या होता है इंजंक्शन इसमें भी ग्रांट नहीं होता है। डिले होता है कंप्लीशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हमने देखा था 21A में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है डिले हो रहा है बोल के, तो इसमें नहीं दिया जाता है। कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ और हिज एजेंट डिसइंटाइटल हिम टू बी असेंट ऑफ द कोर्ट, तो उसमें भी नहीं होता। प्लेंटिफ और नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर, प्लेंटिफ हाजिर ही नहीं हो रहा है वो मैटर में,
एक सूट लगा दिया उसने और वो खुद हाजिर ही नहीं हो रहा, उसको ऐसा दिख क्या रहा है प्रीमा फैसिली कि प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटर है ही नहीं वो मैटर में, तो कोर्ट क्यों इंजंक्शन ग्रांट करेगा। तो इस तरह से हमको ऐसा नॉर्मली समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करके फ़ायदा ही नहीं है, कि वो कंटिन्यू नहीं है, न्यूसेंस है, या फिर गवर्नमेंट के कुछ काम है। तो ये लिस्ट जो है फ्रेंड, 11 जो नंबर मैंने अभी बोले हैं, ये लिस्ट आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सेक्शन में दे रखी है, इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। देन है हमारा सेक्शन 42 इंजंक्शन टू परफॉर्म निगेटिव एग्रीमेंट। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है, निगेटिव एग्रीमेंट जो होते हैं ये भी ग्रांट करा के लिया जा सकते हैं, और ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं या इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। देन सेक्शन 43 है, या अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 1940 का बताता है, एंड सेक्शन 44 है जो रिपील हो चुका है फ्रेंड्स। एंड लास्ट जो है हमारा द शेड्यूल है, जो शेड्यूल की बात करता है, और शेड्यूल में परमानेंट इंजंक्शन जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए होता है, एक्चुअल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी नेसेसरी होता है परमानेंट इंजंक्शन के लिए, जो इसमें नहीं बता रखा है। इंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक टेम्प्रेरी इंजंक्शन, एक परमानेंट इंजंक्शन। टेम्प्रेरी इंजंक्शन जो होता है वो तात्पुरता दिया जाता है, और परमानेंट इंजंक्शन जो होता है वो फाइनली दिया जाता है जब मैटर डिस्क्लोज हो जाता है, पूरी तरह से कंक्लूड हो जाता है, तब वो परमानेंट जो होता है परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। और जो परपेचुअल इंजंक्शन होता है या टेम्प्रेरी इंजंक्शन होता है, जो सूट चल रहा है इन बिटवीन ऑफ सूट, एनी स्टेज के सूट खत्म होने के पहले क्या होता है वो ग्रांट किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल। बाय बाय।